हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपिका एजुकेशनल एकेडमी। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है हम लोगों के कुछ तो एग्जाम में आए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ हम लोगों के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सो आप लोग इसको इजीली नहीं लीजिएगा, बहुत ही केयरफुली हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग अपनी पेपर को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। क्या कौन सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका है जो इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट खसरा, सेकंड एमएमआर, थर्ड डीपीटी और फोर्थ क्या है, बीसीजी। इंट्रामस्कुलर का मतलब है जो मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है, जो टीका जो होता है जो मांसपेशियों के माध्यम से दिया जाता है। जैसे कुछ टीके ऐसे होते हैं ना जिसको हम क्या करते हैं, नसों के माध्यम से नस में लगाया जाता है कुछ टीकों को, कुछ इंजेक्शन ऐसे कुछ होते हैं जो मसल्स में लगाए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, खसरा या एमएमआर या डीपीटी या बीसीजी। एमएमआर हमने इसके पहले जब क्वेश्चन किया था उसमें बताया था ना कि एमएमआर क्या है, मीजल्स, मम्पल्स और रूबेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला यानी खसरा होगा। खसरा का जो टीका होता है वह मांसपेशियों के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, मांसपेशियों के द्वारा वह टीका दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, खसरा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है। जो हम लोग डायपर, बच्चों को जो डायपर पहनाया जाता है उससे क्या होते हैं, रेसेस से दिखते हैं ना, रेड रेड से हो जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं। कभी कभी वो जो बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, घाव जैसा बन जाता है और उसमें से ब्लड वगैरह आने लगते हैं। तो वही इसमें पूछ रहा है कि डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है। ईस्ट संक्रमण है, या वायरस संक्रमण, या हेलमिंथ है, या प्रोटोजोअल संक्रमण है। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, मतलब डायपर पहनाने से जो चकत्ते होते हैं उसी को कारण डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट संक्रमण। ईस्ट संक्रमण के कारण क्या होता है, डायपर चकत्ता हो जाता है, रेड रेड सा हो जाता है, घाव जैसा, काफी टाइम तक जब नमी बनी रहती है तो यह देखने को मिलता है। किसके कारण, ईस्ट संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, तो वही इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा, ये सारे क्या है, इनमें से क्या है जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन क्या है, आईजीएम है, या आईजीई है, या आईजीजी है, या आईजीडी है। यहाँ आईजी का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये क्या है, आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, या इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, या इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, या इम्यूनोग्लोबुलिन डी है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन एम होगा, या ई होगा, या जी होगा, या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ई होगा। हमने जब दूध वाला मदर मिल्क के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना इसको। तो इसमें से राइट आंसर ये सारे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रकार है। तो एलर्जी के लिए उत्तरदायी क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपीटी से सांस लेने की समस्याएं, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। डीपीटी का अर्थ क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है कि डीपीटी का अर्थ क्या है। बट इस क्वेश्चन से आपको दो चीजों की जानकारी मिलेगी। एक तो डीपीटी का अर्थ क्या है ये भी आप जान सकेंगे, दूसरा क्या दिया है कि डीपीटी से क्या समस्याएं होती हैं, सांस लेने की समस्याएं, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। तो इसके थ्रू आपका दो क्वेश्चन तैयार हुआ आंसर ना,
डीपीटी से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। ओके, अब पूछ क्या रहा है कि डीपीटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टॉक्सिन, या डिप्थीरिया पर्टुसिस या टिटनेस, या डिप्थीरिया पोलियो और टिटनेस, या डिप्थीरिया पोलियो और टॉक्साइड। क्या है, डिप्थीरिया पोलियो और टॉक्साइड। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा हमारा होगा, डीपीटी का अर्थ क्या है, सेकंड वाला जो है वो राइट आंसर होगा, यानी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस जो है वो डीपीटी का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन जो है आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने चारों क्वेश्चन सॉल्व कराए ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो आप लोग बहुत ही केयरफुली इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुए हैं। ओके, तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किसी से सुरक्षा के लिए है, किस से सुरक्षा के लिए है। यहाँ गलत लिखा है, किसी से लिखा है, पूछ रहा है टीका इनमें से किस से सुरक्षा के लिए है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है। तो पहला टीका क्या है, बीसीजी का है, या डीपीटी का है, या पोलियो का है, या खसरा का है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीसीजी का टीका। पहला टीका क्या दिया जाता है नवजात शिशु को, बीसीजी का ही तो टीका दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बीसीजी का टीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसीजी क्या पूछा है, बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। ओके, पूछा क्या है, बीसीजी का अर्थ क्या है। देखिए इसमें भी हमारे दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है, तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी का टीका किसके लिए, तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बीसीजी का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या है, बेबी क्योर ग्यूरिन है, या बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है, या बैक्टीरियम क्योर ग्यूरिन है, या बेबी केयर ग्यूरिन है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन ने ही बीसीजी के टीके की क्या खोज की थी, इसी कारण इन्हीं के नाम से ही इसका नाम भी रखा गया बीसीजी का टीका, यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसकी बीसीजी की खोज किसने की थी, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन ने ही की थी, इसी कारण इसका नाम बीसीजी रखा गया। तो बीसीजी का अर्थ क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है। क्या है क्वेश्चन, बृहद स्तर पर प्रयुक्त होने वाला जीवंत जीवाणु टीका है, मतलब जीवंत जीवाणु टीका बृहद स्तर पर प्रयुक्त होने वाला कौन सा है, ओपीवी का टीका, या पीपीवी, या एचआईवी का टीका, या बीसीजी का टीका। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जो है या बृहद स्तर पर प्रयुक्त होने वाला जीवंत जीवाणु टीका है, कौन सा, बीसीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओआरएस का पूरा नाम है। ओआरएस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, ओआरएस का घोल बच्चों को दिया जाता है, तो क्या है, ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रेवोल्यूशन साल्ट, या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या सोल्यूशन, या नेक्स्ट क्या है, ओरल रिजेक्शन साल्ट, या ओरल रेटेड साल्ट। तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या सोल्यूशन। क्या है, साल्ट भी हो सकता है, सोल्यूशन भी लिखा रहता है, सो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसका ओआरएस का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है। ये क्या है? विटामिन ए पूछ रहा है। बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है। प्रत्येक 2 माह पे दिया जाता है, या प्रत्येक 6 माह पे, या 9 माह पे, या 1 साल में। विटामिन ए का टीका कब दिया जाता है? 6 माह पे विटामिन ए का टीका दिया जाता है। प्रत्येक 6 माह में विटामिन ए का टीका दिया जाता है। ये कैसे होता है? यह ओरल होता है, यानी मुंह के माध्यम से विटामिन ए दिया जाता है। सॉरी, टीका नहीं, विटामिन ए है। विटामिन ए जो होता है मुंह से दिया जाता है प्रत्येक 6 माह में। ये ए लिखा है, यानी यहाँ विटामिन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो की दवा के आविष्कारक है। पोलियो की जो दवा है उसका आविष्कार किसने किया? ये पूछ रहा क्वेश्चन कि पोलियो की दवा के आविष्कारक है कौन है? जोन्स साल्क है, या LBE सेविन है, या सलमान बाक्समा है, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? जोन्स साल्क है। राइट आंसर क्या होगा? जोन्स साल्क ने पोलियो की दवा का आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? यानी चेचक के टीके की जो खोज की किसने की? लुई पास्चर ने की, या रॉबर्ट कोच ने की, या एडवर्ड जेनर ने की, या जोन्स साल्क ने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य है। अब क्या है? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करना, दोषण स्तर को बढ़ावा देना, या असुविधा या तकलीफ को कम करना, या वायरल एवं संक्रमित रोगी की घटना को कम करना। तो टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य क्यों है? इन चारों ऑप्शन में से राइट क्या होगा? पहला क्या दिया है? ए क्या होगा? पहला, यानी शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करना और दोषण स्तर को बढ़ावा देना, ये राइट होगा। या बी वाला राइट होगा, क्या देता है? दोषण स्तर को बढ़ावा देना एवं वायरल एवं संक्रमित रोगी की घटना को कम करना, ये राइट होगा। या सी वाला दिया है, शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करना, और फोर्थ क्या है? वायरल एवं संक्रमित रोगी की घटना को कम करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। पहला क्या दिया? इसमें पहला और चौथा सही है ना। इसका मतलब पहला क्या है? शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। और फोर्थ वाला क्या है? वायरल एवं संक्रमित रोगी की घटना को कम करने के लिए भी क्या टीकाकरण अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो क्या होगा? राइट आंसर, यानी सी वाला क्या होगा? ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल नामक अर्थशास्त्री ने नियम बनाए। जो एंजिल का नियम आप लोगों ने पढ़ा था ना, किस चैप्टर में? बजट वाले चैप्टर में आप लोगों ने एंजिल का नियम पढ़ा था। इसके पूछा भी जाता है एंजिल ने अपने नियम में कौन कौन से मद को शामिल किया है। फर्स्ट इन्होंने किसी कौन सी मद को रखा है, सेकंड नंबर पे कौन सी मद को रखा है। सो आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा। हमने बताया था आपको बजट के नियम में, हमने जब पढ़ा था मनी मैनेजमेंट तो उसमें बताया था। तो पूछ क्या रहा है? डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल नामक अर्थशास्त्री ने नियम बनाए। आय के नियम बनाए, या पूर्ति के नियम बनाए, या मांग के, या पारिवारिक बजट के। तो जैसा कि इनडायरेक्टली अभी हमने आप लोगों को बता दिया, राइट आंसर क्या होगा? पारिवारिक बजट के। तो एंजिल ने क्या बजट का नियम दिया था ना, तो वही पूछ रहा है, अर्नेस्ट एंजिल नामक अर्थशास्त्री ने कौन से नियम बनाए? पारिवारिक बजट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है
किससे दूर की जाती है? अगर जल में स्थायी कठोरता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? उबालकर, नमक डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर या सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर। तो राइट आंसर क्या होगा? चारों में राइट आंसर हमारा क्या होगा? आप लोग बताइए। क्या पूछ रहा है? जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है उबालकर, नमक डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट डालकर, सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनियान, हम जो बनियान पहनते हैं, बनियान, मोजे आदि किस विधि से अच्छे बनते हैं? ऑप्शन क्या है? निटिंग के माध्यम से, वीविंग के माध्यम से, फेल्टिंग के द्वारा या ब्रेड्स एवं लेस के द्वारा। तो बनियान और मोजे किस विधि से अच्छे बनते हैं? राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। निटिंग से हम निटिंग विधि से हम बनियान और मोजे आदि को अच्छे बना सकते हैं। बनियान और मोजे आदि किस विधि से अच्छे बनते हैं? तो निटिंग विधि से। तो राइट आंसर क्या होगा? निटिंग। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निटिंग विधि से बने वस्त्रों में कौन से गुण होते हैं? निटिंग विधि से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? सिकन प्रतिरोधी होते हैं ये, या वजन में हल्के होते हैं, या अवशोषकता संपूर्ण होती है यानी अवशोषण का गुण उसमें पाया जाता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। निटिंग विधि से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। कौन से? वो सिकन प्रतिरोधी भी होते हैं और वजन में हल्के भी होते हैं, और क्या? अवशोषण अवशोषकता उसमें संपूर्ण रूप से पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या राइट होगा? उपरोक्त सभी सारे सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस विधि से वस्त्र निर्माण होता है। क्या पूछ रहा है? लेस विधि से वस्त्र निर्माण होता है किस माध्यम से? क्रोशिया से, या सटल से, या सलाई से, या यह सभी। तो लेस विधि से वस्त्र का निर्माण किसके माध्यम से होता है? क्रोशिया से होता है, या सटल से, या सलाई से, या ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी वाला राइट होगा, यानी यह सभी। इन सभी से, क्रोशिया से भी लेस विधि से वस्त्र निर्माण होता है, सटल से भी हम लेस विधि द्वारा वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, और सलाई के द्वारा भी। तो इसमें हमारे चारों ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बुनाई वस्त्रों को चमकीला एवं कोमल बनाती है? कौन सी बुनाई है इसमें से? जो बुनाई के ये सभी प्रकार दिए गए हैं जो वस्त्र को चमकीला एवं कोमल बनाती है। तो ऑप्शन क्या है? साटिन तथा सेटिन, वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? साटिन और सेटिन जो है ये क्या करती है? ये वस्त्र को चमकीला एवं कोमल बनाती है। ये क्या है? वस्त्रों की बुनाई के प्रकार है। क्या है? साटिन तथा सेटिन वस्त्रों को चमकीला एवं कोमल बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट रंग कैसे प्राप्त किया जाता है? इंटरमीडिएट का मतलब माध्यमिक रंग कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कलर वाले चैप्टर में आप लोगों को हमने बताया था, सो आप लोग जल्दी से याद करके बताइए कि इंटरमीडिएट रंग कैसे प्राप्त किया जाता है। जब एक प्राथमिक रंग तथा एक पास का द्वितीयक रंग मिलाया जाता है तब इंटरमीडिएट रंग प्राप्त होता है, या दो प्राथमिक एवं एक द्वितीयक रंग को मिलाया जाता है, या पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, या दो द्वितीयक एवं एक प्राथमिक रंग के मिलाने पर इंटरमीडिएट रंग बनता है। तो चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक रंग कैसे प्राप्त किया जाता है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा।
क्या दिया है, जब एक प्राथमिक रंग तथा उसके पास का ही द्वितीयक रंग मिलाते हैं तब हम माध्यमिक रंग को प्राप्त कर पाते हैं। यही तो इसमें दिया है, जब एक प्राथमिक रंग तथा एक पास का द्वितीयक रंग मिलाते हैं तो इंटरमीडिएट रंग प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसके काटने से क्या होता है? हैजा होता है, या मलेरिया होता है, या खसरा होता है, या डिप्थीरिया होता है? तो आप लोग बताइए, ये इजी सा क्वेश्चन है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस का प्रमुख लक्षण है। टिटनेस जब होता है तो उसका जो लक्षण उसके दिखाई देते हैं सिम्टम्स, तो वो कौन से हैं? ठंड लगना, या पेट में दर्द होना, या जबड़ा जकड़ना, यानी जबड़ा क्या होता है, जकड़ सा जाता है, या टांसिल बढ़ जाना। तो चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? टिटनेस के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो टिटनेस में क्या होता है, ये फर्स्ट वाला भी हमारा नहीं होगा, पेट में दर्द ये भी नहीं होगा, इस थर्ड वाला यानी सी वाला होगा राइट आंसर। टिटनेस में क्या होता है, जबड़े में जकड़न सी हो जाती है, यानी जबड़ा जकड़ना टिटनेस का प्रमुख लक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे महंगी ऊन किस पशु की खाल से प्राप्त होती है? क्या पूछा है, विश्व की जो सबसे महंगी ऊन है वो किस पशु की खाल से प्राप्त होती है? मेरिनो से। मेरिनो क्या है, भेड़ है, भेड़ की एक प्रजाति है। मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे भी हमें अच्छा ऊन मिलता है। बट इसमें पूछा क्या है कि सबसे महंगी ऊन किस पशु की खाल से प्राप्त होती है? तो मेरिनो से प्राप्त होती है, या हरसिंधी से, या हिरण से, या विक्यूना से? तो आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विक्यूना होगा। विक्यूना से सबसे महंगी ऊन प्राप्त की जाती है। विश्व की सबसे महंगी ऊन किससे प्राप्त की जाती है? विक्यूना से। विक्यूना जो है ये पेरू के जो एंडीज पर्वतमाला है उस पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? पेरू के एंडीज पर्वतमाला पर विक्यूना जो है पाए जाते हैं। इनसे जो इनके खाल से जो हम ऊन बनाते हैं वह सबसे महंगी होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला यानी विक्यूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन ताप का कुचालक है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ऊन ताप का कुचालक है? सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऊन ताप का सुचालक है या कुचालक है, तो ध्यान रखिएगा ऊन ताप का कुचालक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ऊन ताप का कुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। हवा उपस्थित होता है इस कारण ताप का कुचालक है, या प्रोटीन के कारण, या रसायन के कारण, या रंग के कारण? तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। ऊन में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऊन किससे बनाया जाता है? भेड़, बकरी, खरगोश, इन सभी के बालों से ना बनाया जाता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाए जाने के कारण क्या होता है? ये ताप का कुचालक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन के कारण ऊन ताप का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या पूछा है? सर्दी जुकाम आदि होने पर गंध की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्या पूछा है? सर्दी और जब जुकाम हो जाते हैं तो हमें गंध की अनुभूति नहीं होगी। इसको आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जुकाम होने पर क्या होता है कि चाहे वो महक हो, गंध हो, मतलब कोई कुछ भी फील ही नहीं होता है कि वह कैसी गंध आ रही है, कैसी स्मेल है, ये हमको महसूस नहीं होता है। तो वो क्यों महसूस नहीं होता, यही पूछ रहा है कि वह ऐसा क्यों होता है जो महसूस नहीं होता है। सर्दी जुकाम आदि होने पर गंध की अनुभूति क्यों नहीं होती? तो पहला क्या दिया है? नाक
में गंध का जाना संभव नहीं हो पाता, इस कारण नहीं होती, या श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आने के कारण नहीं होती, या श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्म नहीं बनता है। क्या दिया है यहाँ? श्लेष दिया है ना, यहाँ श्लेष्म होगा, श्लेष लिखा है यहाँ श्लेष्मा, आप लोग राइट कर लीजिएगा। श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्म नहीं बनता, या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बी वाला राइट है, राइट आंसर होगा। जब श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आ जाता है तो हमें क्या होता है? सर्दी जुकाम में क्या होता है? जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है नाक की, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें गंध की अनुभूति नहीं होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला, श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आने के कारण सर्दी जुकाम में गंध की अनुभूति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की लंबाई होती है, यानी यूट्रस की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, या 7 सेंटीमीटर होती है, या 9 सेंटीमीटर होती है, या 11 सेंटीमीटर? तो यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, यानी गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला, 9 सेंटीमीटर यूट्रस की लंबाई होती है। कितनी? 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म की क्रिया कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मासिक धर्म जो होता है वो कौन सी धर्म की क्रिया को जो है कौन सा हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है। मासिक धर्म को जो क्रिया होती है, ये साइकिल चलता रहता है हर महीने, इस क्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट क्या है? इंसुलिन है। इंसुलिन भी हमारा नहीं होगा है, क्योंकि ये क्या करता है? ग्लूकोज के नियंत्रण में सहायक होता है। और थायरॉक्सिन भी नहीं होगा, या थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और क्या बोला है ऑप्शन? प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा। ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या होगा? एस्ट्रोजन। मासिक धर्म की क्रिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो एस्ट्रोजन जो है वो मासिक धर्म की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला, यानी लास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, मिक्सिडिमा रोग किसकी कमी से होता है? क्या पूछ रहा है? मिक्सिडिमा रोग जो है, कौन सा रोग? मिक्सिडिमा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन के कारण होता है, या थायरॉक्सिन की कमी से, या कार्टिसोन की कमी से, या एड्रेनालिन की कमी से, या गोनाडोट्रोपिक? किसकी कमी से? गोनाडोट्रोपिक। ये क्या लिखा यहाँ? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ गोनाडोट्रोपिक होगा। यहाँ क्या होगा? गोनाडोट्रोपिक। गोनाडोट्रोपिक। ओके, तो क्या दिया? मिक्सिडिमा रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? मिक्सिडिमा रोग होता है। जब इसका थायराइड की जो क्रिया होती है थायराइड ग्लैंड की, जब ये धीमी पड़ जाती है और थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, तब क्या होता है? मिक्सिडिमा रोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला, यानी थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडिमा रोग होता है। नेक्स्ट क्या है? वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर कोई इसका फायदा ले सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव काल के समय योनि मार्ग को विस्तृत करने वाला हार्मोन है? क्या क्वेश्चन है? क्या पूछा है क्वेश्चन? प्रसव काल के समय, यानी क्या? जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है, उस समय योनि मार्ग को विस्तृत करने वाला हार्मोन होता है। धीरे धीरे क्या होता है? मार्ग वो धीरे धीरे
बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे वह बड़े होते जाता है तो बच्चे के जन्म का समय क्या होता है, करीब हो जाता है। जब बच्चे के जन्म का समय करीब होता है तो योनि मार्ग क्या होता है, विस्तृत होने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रसव काल के समय योनि मार्ग का विस्तृत करने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो मार्ग को विस्तृत करता है? एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है या रिलैक्सिन है या ये सभी है? तो आप लोग राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, राइट आंसर है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह प्रसव काल के समय योनि मार्ग को विस्तृत यानी बड़ा करने का कार्य करता है। कौन करता है, रिलैक्सिन। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। रिलैक्सिन हार्मोन योनि मार्ग को विस्तृत करने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है एवं व्यक्ति बावना रह जाती है? क्या पूछ रहा है, कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि को रोक, हार्मोन की कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी होने पर शरीर की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है एवं व्यक्ति बावना रह जाता है? तो कौन सा हार्मोन है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन होगा, वन सेकेंड, थायरोट्रॉपिक हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या क्या होगा, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा फिर से देख लीजिए, किस हार्मोन्स की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, यानी शरीर का जो ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ क्या होता है, वो रुक जाता है। रुकने से क्या होगा, व्यक्ति बावना हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि यह किस हार्मोन की कमी से होता है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन की कमी से होता है या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स की कमी से होता है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की कमी से होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, सोमैटोट्रॉपिक की कमी से क्या होता है, व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है, वह बावना रह जाता है। किसकी कमी से, सोमैटोट्रॉपिक। राइट ऑप्शन क्या होगा, सोमैटोट्रॉपिक जो है शरीर की वृद्धि को रोक देता है, जिससे व्यक्ति बावना रह जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का लक्षण है, खसरा का लक्षण क्या ये पूछ रहा है कि खसरा का लक्षण है दस्त होना या उल्टी होना या नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना। यहाँ ज्वर लिखा है, इसको ज्वर आप लोग नहीं, इसको ज्वर लिखिएगा। क्या है, यहाँ ज्वर होगा। ओके, नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना और पेचिश होना। तो खसरा का लक्षण क्या है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइए, खसरा का लक्षण क्या है। वन सेकेंड, खसरा का लक्षण है दस्त होना, ये भी गलत है। दस्त होना, उल्टी होना, ये भी नहीं होता है। खसरा में क्या होता है, सी वाला राइट ऑप्शन होगा, नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना। खसरा में क्या होता है, नाक एवं गले में सूजन हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना खसरा का लक्षण है। ओके, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। हमने आज जो है कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन थे और कई बार रिपीट हुए हैं, जो सो आप लोग बहुत ही केयरफुली उसको पढ़िएगा और समझिएगा। नेक्स्ट डे एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।